हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के चैप्टर 3 यानी पॉलिटिकल साइंस में मैंने क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस आप लोग को पढ़ाया था उसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाले पार्ट पढ़ाया था। इसमें हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे इस चैप्टर से रिलेटेड सबका अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम लोगों को उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड, उन सभी बातों से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का अध्ययन करना है और इस एमसीक्यूज में वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आइए देखा जाए कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। और आपने पिछली क्लास में अगर सब चीजों को अच्छे तरीके से देखा होगा तो इन क्वेश्चन का आंसर देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोगों को जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाला जो चैप्टर अध्ययन किया था हम लोगों ने उसका एमसीक्यूज अध्ययन करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। इस पाठ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आज की क्लास का इस बहुविकल्पीय प्रश्न वाले सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए, यानी सामाजिक विविधता जो होती है वो लोकतंत्र के लिए क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है खतरा होती है, कोई खतरा नहीं होती, लोकतंत्र में सहायक होती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सामाजिक विविधता जो होती है वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होती है, जबकि सामाजिक जो विभाजन होता है वो लोकतंत्र के लिए घातक होता है, खतरनाक होता है। विविधता नहीं होती। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, खतरा होती है, लोकतंत्र में सहायक होती है, इनमें से कोई नहीं, कोई खतरा नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, यानी ये जो है किसी भी प्रकार का कोई खतरा लोकतंत्र के लिए नहीं होती। अगर यही विभाजन रहा होता तब ये खतरा होती। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, स्त्रियों द्वारा घर में भोजन पकाना क्या है। यानी स्त्रियों के द्वारा ही घर में भोजन पकाया जाएगा, स्त्रियों के द्वारा ही घर की साफ सफाई की जाएगी, स्त्रियों के द्वारा ही घर का जो है सारा कामकाज किया जाएगा। ये क्या है, ये देखिए पूछ रहा है इसमें क्या है, एक लैंगिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन है, पारिवारिक विभाजन है या नैतिक विभाजन है। तो देखिए हम लोगों ने चैप्टर का अध्ययन किया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एक प्रकार का क्या है, लैंगिक विभाजन है। यह किसके द्वारा बनाया गया है, समाज के द्वारा। तो समाज में बनाया गया एक लैंगिक विभाजन है कि फला फला काम महिलाओं का है, फला काम पुरुषों का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखने वाली विचारधारा। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी विचारधारा है जो महिला और पुरुष के लिए समान अधिकार और समान अवसर की बात करता है। तो पहला दिया गया है लैंगिक समानता, दूसरा नारीवाद, तीसरा समाजवाद, चौथा उदारवाद। तो देखिए अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो महिला और पुरुषों के लिए समान अधिकारों की बात करने वाली विचारधारा है उसको क्या कहा जाता है, लैंगिक समानता नहीं कहा जाता है, समाजवाद नहीं कहा जाता है, उदारवाद नहीं कहा जाता है, जबकि क्या कहा जाता है, नारीवाद। और नारीवाद का मैंने अर्थ भी बताया था, परिभाषा भी आप लोग को बताया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पितृ प्रधान परिवार से आशय क्या है। यानी ऐसा परिवार जो पितृ प्रधान होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया, परिवार में पिता की सत्ता, परिवार में माता की सत्ता, परिवार में दोनों की संयुक्त सत्ता, परिवार में समाज की सत्ता। तो देखिए यहाँ पितृ प्रधान लिखा होने का मतलब ही हो गया कि ऐसा परिवार जहाँ पर पिता का प्रधानता हो, यानी पुरुषों की प्रधानता हो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिवार में पिता की सत्ता, परिवार में माता की सत्ता नहीं होगा, परिवार में दोनों की संयुक्त सत्ता नहीं होगा, परिवार में समाज की सत्ता नहीं होगा। तो चौथे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था। यानी ये पूछा जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें लैंगिक अनुपात क्या था। तो मैंने भारत का जो मैप वाला आप लोग को दिखाया था कि उस समय कहाँ कहाँ पे किस प्रकार का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया 914, फिर दिया है 934, 924, 944। तो हम लोगों ने उसमें जब पढ़ा था तो उसमें हमारे देश का जो लिंगानुपात था कितना था 914। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म ही समाज का निर्माण करता है, यह भावना निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, धर्म ही समाज है। देखिए तो यह भावना निम्नलिखित में से किस प्रकार की भावना है। पहला लिखा गया धार्मिकता की भावना, दूसरा दिया गया आध्यात्मिकता की, तीसरा दिया गया है सांप्रदायिकता की, और चौथा दिया गया है धर्म निरपेक्षता की। तो देखिए धर्म ही समाज का निर्माण करता है, धर्म को ही प्रधानता देने वाले लोगों का जो विचार होता है वो धार्मिकता का नहीं होता है, आध्यात्मिकता का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है सांप्रदायिकता का। इससे क्या होता है, देखिए लोगों में टकराव होता है, विवाद होता है। धर्म को प्रधानता दी जाएगी, जब एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो बाकी धर्म के लोगों के बीच में रोष उत्पन्न होगा, उनमें जो है टकराव होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य किसी राज धर्म की घोषणा नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे। जब राज्य के द्वारा किसी राजकीय धर्म की घोषणा नहीं की जाएगी, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा। पहला दिया है धर्मनिरपेक्ष राज्य, फिर दिया है धर्म सापेक्ष राज्य, अगला दिया है राजतंत्र, अगला दिया है प्रजातंत्र। देखिए हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। तो जब कोई राज्य किसी भी धर्म को अपना राजकीय धर्म नहीं बनाएगा, सभी धर्मों को समान आश्रय देगा, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य जाति की आबादी में स्त्रियों की भागीदारी कितने प्रतिशत है। यानी कहा जा रहा है कि पूरे भारत में जो पुरुष हैं उनके प्रति महिलाओं की भागीदारी कितनी है, या एक तरह से कहा जाए कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी प्रतिशत है। तो देखिए लिखा गया है 35%, 45%, 55% और 50%। देखिए जितने भी कार्य होते हैं, किसी भी परिवार में देख लीजिए, किसी भी घर में देख लीजिए, तो महिला पुरुषों की भागीदारी लगभग बराबर होती है। ठीक है, हम लोगों ने वो घंटों वाला अध्ययन किया था कि एक दिन में एक महिला कितने घंटे काम करती है, क्या करती है, पूरा दिन में कैसे कैसे समय का इस्तेमाल करती है, और पुरुष कैसे कितने घंटे का करते हैं। तो उसको देखने के बाद हमको पता चला था कि दोनों लोगों का अनुपात लगभग बराबर है। तो उसके अनुसार देखिए उसमें मैंने बताया था आप लोगों को 35% नहीं होगा, 45% नहीं होगा, 55% नहीं होगा, बल्कि कितना प्रतिशत भागीदारी है, 50%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो देशों का नाम दिया गया है, इन देशों में किन देशों में जो सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी या प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है। तो मैंने आप लोग को बताया था पहली क्लास में कि जो स्कैंडिनेवियाई देश है, स्कैंडिनेवियाई देशों में, यानी ये स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं कहाँ पर हैं, ये यूरोप के देश हैं। और यूरोप के कौन कौन से देश हैं, देखिए मैंने इसमें बताया आपको, ये चीन भारत नहीं बताया था, रूस फ्रांस नहीं बताया था, बल्कि क्या बताया था, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। तो इन देशों में देखिए सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। ये देखिए मैंने पहले ही क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, यानी भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है साक्षर हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया 76%, दूसरा दिया है 54%, तीसरा दिया है 64%,
और चौथा दिया है 44%। तो देखिए मैंने आप लोग को जब एनसीईआरटी की बुक में दिखाया था तो उसमें दिया था कि महिलाओं का जो प्रतिशत है साक्षरता वो 54% है और पुरुषों का जो है वो कितना है 67% है। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए ये ऑप्शन कौन कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि 54% वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में माता पिता लड़कियों और लड़कों की शिक्षा पर व्यय का स्तर कितना रखते हैं। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जो माता पिता होते हैं वो अपने लड़के और लड़कियों के ऊपर जो पैसे खर्च करते हैं शिक्षा पर, उनका स्तर किस प्रकार का रखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है लड़कियों पर कम, दूसरा ऑप्शन दिया है लड़कों पर कम, तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों पर बराबर और चौथा दिया है लड़कों पर अधिक लड़कियों पर कम। तो देखिए ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो माता पिता होते हैं वो शिक्षा का खर्च लड़कों पर ज़्यादा रखते हैं बल्कि लड़कियों पर कम रखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर घ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में संसद में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है। यानी ये पूछा जा रहा है कि संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं भागीदारी इस समय अपने देश में कर रही हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए 10% से कुछ अधिक, दूसरा दिया गया है 10% से कुछ कम, तीसरा दिया गया है 5% से कुछ कम और चौथा दिया गया है 8% से कुछ अधिक। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 5% से कुछ कम जो महिलाएं हैं वो कहाँ पर हैं, विधानसभाओं में। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ था, विधानसभा में, तो ये नहीं होगा। 8% से कुछ, ये भी नहीं होगा। 10% से कुछ कम नहीं होगा, बल्कि जो है संसद में कितने प्रतिशत भागीदारी, लगभग 14 दशमलव कुछ प्रतिशत है, लगभग कहा जाए तो 15%। तो ये कितना है, 10% से कुछ अधिक। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण नगरीय स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है। यानी ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो शासन का तीसरा स्तर है पंचायत या स्थानीय स्तर, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी, निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई है, उनकी संख्या लगभग कितनी है। तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग सही से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए पहला दिया है 7 लाख से अधिक, दूसरा दिया है 9 लाख से अधिक, तीसरा दिया है 10 लाख से ज्यादा और चौथा दिया है 9.5 लाख मात्र। तो देखिए 7 लाख से कुछ अधिक नहीं है, 9 लाख से कुछ कम नहीं है, बल्कि 10 लाख से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, धार्मिक विभाजन किस क्षेत्र में अभिव्यक्त होता है। यानी धार्मिक जो विभाजन किया जाता है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, तो उसको कहाँ देखा जाता है, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है, किस कार्य में होती है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि पूजा उपासना में, सामाजिक विभाजन में, राजनीति के मैदान में, चुनाव प्रक्रिया। तो देखिए हम लोगों ने जब धार्मिक विभाजन की बारे में पढ़ा था, सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा था, तो सांप्रदायिकता का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, नेताओं के द्वारा किया जाता है। और नेताओं के द्वारा कहाँ किया जाएगा, राजनीति के मैदान में। देखिए पूजा उपासना में नहीं किया जाता है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी पूजा उपासना अपने तरीके से करते हैं, उसमें कोई किसी को दिखावा नहीं करता है। सामाजिक विभाजन में भी नहीं होता है, समाज खुद ही विविध होता है, हर समाज में अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो इस तरह से नहीं होता है। चुनाव प्रक्रिया में भी नहीं होता है। यहाँ कहाँ दिखता है, राजनीति के मैदान में। और कौन दिखाता है, कौन प्रदर्शित करता है, राजनेता लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, आप देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में कौन से जगह पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखिए दिया गया है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में
पंचायती राज की संस्थाओं में। तो देखिए ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण नहीं दिया गया है। आरक्षण का बिल वहां पर प्रस्तुत किया गया है लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया है। विधानसभा में भी नहीं है, मंत्रिमंडल में भी नहीं है। कहां पर है? पंचायती राज संस्थाओं में, यानी पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। और ये आरक्षण कितना प्रतिशत है? ये है 33%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, यानी आंसर क्या होगा? घ। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था, यानी महात्मा गांधी किस प्रकार का विचार रखते थे। उन्होंने देखिए क्या कहा था। पहला ऑप्शन दिया गया है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। और चौथा दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाकी इन्होंने धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है ऐसा नहीं कहा था, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं ये भी नहीं कहा था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यानी जहां कहीं भी लैंगिक भेदभाव की बात की जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो पहला दिया गया है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। देखिए स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक भिन्नता होती है उसके आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाता है। बालक एवं बालिका की संख्या में असमानता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका के लिए ही लैंगिक भेदभाव की बात की जाती है, यानी उनकी भूमिका किस प्रकार से होगी, कौन क्या काम करेगा, कौन नहीं करेगा, किसको किस काम के लिए कितनी पेमेंट मिलेगी, यही सारी बातें जो होती है लैंगिक भेदभाव में आती है। तो पहला ऑप्शन होगा इसका राइट। बाकी देखिए जैविक भिन्नता नहीं होगी, असमानता नहीं होगी, उपर्युक्त में से कोई। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है, यानी वह कौन सा आंदोलन है जो समाज में महिलाओं की बराबरी की बात करता है। तो ये भी देखिए थोड़ी देर पहले दूसरे टाइप से पूछा गया था क्वेश्चन और ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो देखिए पहला दिया गया महिला मुक्ति आंदोलन, दूसरा दिया गया ऑप्शन नारीवादी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन दिया गया स्त्री शक्ति और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महिला मुक्ति आंदोलन नहीं होगा, स्त्री शक्ति नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। कौन सा आंदोलन है? नारीवादी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। ठीक, नारीवादी आंदोलन जो है महिलाओं में समाज में क्या करता है? बराबरी की मांग करता है, यानी महिला पुरुषों को समान अधिकार दिए जाए, समान तनख्वाह दी जाए, समान कार्य करवाया जाए, यही सब मांग करता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। पहला ऑप्शन दिया बहुत ही कम, दूसरा दिया गया बहुत ही अधिक, तीसरा दिया गया एक समान, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा देखा कि भारत की विधायिका, विधायिका का मतलब होता है कि विधानमंडल और संसद जो देश में कानून बनाती है। तो विधायिका में महिलाओं का अनुपात जो है बहुत ही कम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि संसद में इनकी भागीदारी लगभग 15% है और विधानसभाओं में तो इनकी भागीदारी 5% से भी कम है। तो इस तरीके से इनका क्या है? अनुपात बहुत ही कम है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जा रहा है, ये गांधी जी से ही फिर रिलेटेड है। गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति, अब यहाँ डॉट डॉट है, इसमें क्या आएगा? स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो गांधी जी का कहना था कि राजनीति किसके द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया धर्म द्वारा, दूसरा दिया है राजनीति द्वारा, तीसरा दिया अध्ययन द्वारा, चौथा दिया है शिक्षा द्वारा। तो
तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। तो यही बात उन्होंने कही थी कि राजनीति जो है धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है। यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता पूछा जा रहा है किस पर आधारित है। तो पहला दिया गया धर्म पर आधारित है, दूसरा दिया गया संप्रदाय पर आधारित है, तीसरा दिया गया समुदाय पर आधारित है और चौथा दिया गया है सांप्रदायिकता पर आधारित है। तो देखिए धर्म पर आधारित नहीं है, संप्रदाय पर आधारित नहीं है, समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि किस पर आधारित है, सांप्रदायिकता पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक, इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ा, उसमें एनसीईआरटी के माध्यम से भी और मैंने जो कंटेंट तैयार किए थे उसके माध्यम से। उसके बाद फिर हम लोगों ने तीसरी क्लास में इससे रिलेटेड एमसीक्यू का भी अध्ययन कर। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो राजनीतिक दल से रिलेटेड है। मैंने देखिए पहले आप लोग को बताया था कि 2-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो एक पार्ट का यानी एक विषय का पूरा जितना भी चैप्टर है खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए आपके ज्यादा चैप्टर है नहीं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 5 चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया था। तो 5 चैप्टर में हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है, बाकी 2 चैप्टर और बचे हुए, जिसमें से चौथा चैप्टर जो है राजनीतिक दल है और 5वां चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर है। तो उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। हो सकता है ज्योग्राफी शुरू करें, या हो सकता है हिस्ट्री शुरू करें, या फिर इकोनॉमी शुरू करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और मैंने आप लोगों का ये जो क्वेश्चन था, आपको जो पढ़ाया गया चीज था, उसी के आधार पर रेडी किया था। और देखिए जिस प्रकार से मैंने इन सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आपको बता दिया, तो उसी तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में भी इनका क्वेश्चन का आंसर देने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।